हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग और कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी। इस वीडियो में 24 फरवरी क्लास 12 हिंदी का आप लोग पेपर देने वाले हैं, तो आपके लिए आज का ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कमज़ोर छात्र कैसे होंगे हिंदी में पास। पूरा पेपर हल करने का ट्रिक मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। हिंदी का पूरा पेपर आप लोग कैसे हल करोगे और 100 में 100 नंबर आपको हिंदी में चाहिए, तो ऐसे आपको कॉपी पूरी लिखनी पड़ेगी जो इस वीडियो में मैंने पूरी कॉपी लिख कर आपको बताया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के होने वाला है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज का ये वीडियो पूरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ, ये पेपर है हिंदी का और बोर्ड एग्जाम में 24 फरवरी को आपका क्लास 12 हिंदी और क्लास 10 जो है हिंदी का पेपर होने वाला है, दोनों के लिए, क्लास 12 और क्लास 10 वालों के लिए। ठीक है, तो ये पेपर आपका रहेगा और इस वीडियो में बेसिकली मैं आपको बताऊंगा कि कॉपी कैसे लिखना है बोर्ड एग्जाम में और जो आपका पेपर होता है उसको कैसे सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो ये आपका कवर पेज होगा स्टूडेंट, जो कि बोर्ड की कॉपी जो रहेगी उसका ये कवर पेज होता है। ठीक है, उसके बाद में आपको जो लिखना होगा वो इस तरह से लिखना होगा, ये देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी पड़ेंगी। तो ये आपका कवर पेज है। अब कवर पेज में जो है जानकारी हमें देनी होती है एक प्रकार से, यानी रोल नंबर हो गया आपका। ठीक है, रोल नंबर, कौन सा सब्जेक्ट है आपका, पेपर कोड, ये सब आपको इसमें लिखना होता है। यहाँ पर देखिए इंटरमीडिएट परीक्षा का है, यदि हाई स्कूल का होता तो यहाँ पर हाई स्कूल लिखा हुआ होता। ठीक है, केंद्र व्यवस्थापक का यहाँ पर मोहर रहेगा, फिर केंद्र का मोहर रहेगा और यहाँ पर दिया हुआ है, आप स्टूडेंट देखेंगे क्या दिया हुआ है कि 28 पृष्ठ कवर सहित, यानी ये जो 28 पृष्ठ है कवर सहित रहता है। ठीक है, परीक्षार्थी सभी प्रविष्टियां शुद्ध एवं स्पष्ट रूप से स्वयं भरे, यानी ये जो जानकारी है बोर्ड से रिलेटेड यानी रोल नंबर से रिलेटेड, तो पेपर आप देने जाओगे तो ये जानकारियाँ भी आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, देखिए सबसे पहला पॉइंट है परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में। यहाँ पर जो परीक्षार्थी का अनुक्रमांक है यहाँ पर आपको अंकों में लिखना पड़ेगा। ठीक है, 8 नंबर का रोल नंबर होता है स्टूडेंट, यहाँ पर माफ़ी चाहूँगा, ठीक है गड़बड़ी हो गई है। ठीक है, 8 नंबर का जो है एक प्रकार से क्या होता है, रोल नंबर होता है। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम में आपके जो प्रवेश पत्र होगा उसमें भी 8 नंबर का रोल नंबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अंकों में लिखना है और शब्दों में लिखना है। विषय क्या है आपका, हिंदी का। जैसा मैं पेपर हल करने वाला हूँ तो हिंदी का, मान लीजिए कोई और सब्जेक्ट हो आपका पेपर दे रहे हैं तो वहाँ पर आपका वो सब्जेक्ट का नाम होगा। ठीक है, प्रश्न पत्र में आपको केवल लिखना है। पहले क्या होता था, जो आपका हिंदी है, ठीक है, इसमें बताया गया साफ साफ, ये देखिए कि इसमें 2 भाग है, तो दोनों भागों का क्या है, एक प्रकार से अलग अलग पेपर किया जाता था या करवाया जाता था, लेकिन अब क्या है एक ही में सारे को कंप्लीट कर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद में प्रश्न पत्र अंकित संकेतांक पेपर कोड देख सकते हैं, यहाँ पर मैं दिखा दूँ, देखिए 356 MD पेपर कोड है, ये देखिए 356 MD पेपर कोड। ठीक है, उसके बाद में पेपर दिया हुआ है। उसके बाद में देखिए जो परीक्षा का दिन है, मान लीजिए कि मैंने मंगलवार रख दिया है। ठीक है, जो आपका 24 फरवरी को जिस दिन होगा वहाँ पर आपको ये नाम लिखना पड़ेगा। ठीक है, परीक्षा की पाली यानी परीक्षा किस तिथि को है और पाली क्या है, तो देखिए द्वितीय पाली में आपका परीक्षा होगा 2 बजे से लेकर, यानी आपका 2 बजे से स्टार्ट हो जाएगा, 5:15 तक पेपर चलेगा। ठीक है, क्लास 12 वालों के लिए, क्लास 10 वालों के लिए तो 8 बजे से 11:30 बजे तक, यानी 11:15 तक चलता है। ठीक है, और आपको डेट लिखना पड़ेगा और केंद्र का नाम, यानी जहाँ पर आपका सेंटर गया है, जिस सेंटर में आप पेपर दे रहे हो वहाँ का आपको नाम लिखना पड़ेगा। जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पर पंडित शीतला शरण शुक्ल स्मारक इंटर कॉलेज यहाँ पर मैंने लिख दिया है। आपकी प्रवेश पत्र में जो आपका सेंटर होगा जहाँ पर आप पेपर देने गए हैं, तो वहाँ पर आपको नाम लिखा होगा, प्रवेश पत्र में देख कर लिख दीजिएगा। ठीक है, परीक्षा कक्ष यानी रूम नंबर, जो आपका रूम नंबर होता है ना, यहाँ पर रूम नंबर लिख देना। मान लीजिए कि आप 1 नंबर रूम नंबर में बैठे हुए हैं तो यहाँ पर आपको ऐसा लिखना है। ठीक है, फिर दिनांक लिखना है, तो दिनांक लिख देंगे तो बाकी सारी चीज़ें आपको ऐसे ही लिखनी पड़ेगी। और ये आप लोगों को जानकारी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, तभी आपकी कॉपी जो है एग्जामिनर चेक कर पाएगा, उसको पता चलेगा कि भैया इस बच्चे की कॉपी है आपके रोल नंबर से। अब जब आप भैया डिटेल ही अच्छे से नहीं फिल करोगे तो कॉपी आपकी बर्बाद हो जाएगी, आपने चाहे जितना मेहनत किया हो लिखने में के लिए। ठीक है, तो ये आपका हो गया जो है आपका कवर पेज भरना, तो ये तो आपको जानकारी हो गई। उसके बाद में मैं दिखा देता हूँ आपको स्टूडेंट पेपर। ये देखिए स्टूडेंट, ये आपका एक प्रकार से पेपर है। पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं आपको पेपर दिखाना चाहूँगा। ये देखिए आपका यहाँ पर अनुक्रमांक रहेगा, तो अनुक्रमांक लिख दीजिएगा जैसा कि आपने कवर पेज में लिखा है। ठीक है, और पेपर कोड लिख दीजिएगा। उसके बाद में 2025 का पेपर है हिंदी। ठीक है, नए पैटर्न पर आधारित प्रश्न पत्र है, क्योंकि भैया 2024 से जो है आपका 2025 में जो पेपर है 24 फरवरी को, उसी का इसी तरीके से रहेगा। 100 नंबर का पूर्णांक होता है क्लास 12 हिंदी में, और समय जो आपको दिया जाएगा बोर्ड एग्जाम में 3 घंटे 15 मिनट आपको समय
दिया जाएगा। यानी 3 घंटा पेपर को हल करने के लिए और 15 मिनट जो है पेपर को अच्छे से रीड करने के लिए, पढ़ने के लिए। ठीक है, निर्देश में क्या दिया हुआ है, सबसे पहला पॉइंट कि प्रारंभ की 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। यानी जो 15 मिनट दिया जाता है इस पेपर को अच्छे से पढ़ने के लिए। दूसरा पॉइंट है, इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। ठीक है, इसमें क्या है, 2 खंड दिए हुए हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको भरनी है। उसके बाद में देखिए खंड का से सारे प्रश्नों को हम स्टार्ट करेंगे और सारी चीज़ों को बताएंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए सबसे पहला क्वेश्चन कि माटी की मूरत के लेखक कौन है। माटी की मूरत के लेखक कौन है, इनमें से जैसे बाणभट्ट आपके हो जाएंगे, बालकृष्ण भट्ट हो जाएंगे, तो इसको यहाँ पर मैंने लिख दिया, या आपका रामबृज बेनीपुर हो जाएंगे, आपका काका कालेलकर। तो ऑप्शंस के थ्रू आपका जो राइट आंसर होगा बताना पड़ेगा। जैसे कि माटी की मूरत के जो लेखक है, सही लेखक आपके हो जाएंगे रामबृज बेनीपुरी। ठीक है, ये लिख दिया है। सबसे पहले कॉपी देखिए, मैंने कॉपी का ही एक प्रकार से जिक्र किया है, तो मैं आपको इस वीडियो में कॉपी कैसे बोर्ड एग्जाम में लिखना है, टॉपर बच्चा कॉपी कैसे लिखता है, वो आपको जानकारी मिलेगी। ठीक है, खंड का सबसे पहले आपको लिख दे रहा है शुरुआत में, क्योंकि खंड का से ही आप स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या 1 लिखना है, क्योंकि आपको भी दिखा दूं, ये देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 1 के अंतर्गत आपका 5 क्वेश्चन होता है। ठीक है, 5 क्वेश्चन जो कि आपके गद्य से लिए जाते हैं, लेखक से रिलेटेड रहते हैं, उनके जो प्रकार से रचनाएं से रिलेटेड, वो किस युग के कवि हैं, वो किस युग के लेखक हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड उनकी कौन सी रचना है, किस विधा की रचना है, इसी से रिलेटेड आपके 5 जो है शुरुआत में प्रश्नोत्तर संख्या पहले के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये देखिए प्रश्नोत्तर संख्या, और सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ स्टूडेंट के बोर्ड एग्जाम में आपको कौन कौन सा पेन यूज करना है। ये देखिए, आपको ये 4 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं जो कि पेपर में आप लेकर जाइएगा। ठीक है, आपकी एक पटरी हो गई, एक आपका ब्लैक पेन, ब्लैक स्केच, और एक आपकी ब्लू पेन। ठीक है, ये 4 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो ब्लैक पेन है, ब्लैक स्केच, इसका आप प्रयोग प्रश्नोत्तर संख्या में हेडिंग के लिए कर सकते हैं, और पट्टी की सहायता अंडरलाइन करने के लिए। ठीक है, और का, खा, गा, घा, अड़ा, इस तरह से लिख दे रहा है। अब देखिए इसमें जो ऑप्शन सही है उसको लिखना है। जैसे का नंबर का आपका पहला रामबृज बेनीपुर सही हो जाएगा, बेनीपुरी सही हो जाएगा, मैंने लिख दिया है। दूसरा आपका का वाला क्वेश्चन है कि काका कालेलकर का निबंध किस विधा के रूप में प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे जैसे संस्मरण हो जाएगा, डायरी हो जाएगा, आत्मकथा या निबंध, उसको मैंने लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद में देखिए तूफानों के बीच के रचयिता, इनमें से पहला वाला ऑप्शन राघव हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर। तो इसको लिख दिया, यानी जो सटीक आंसर बैठता है, यानी सटीक जो आपका करेक्ट आंसर बैठता है उसी को यहाँ पर लिखना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो आप लोगों को करनी पड़ेगी। उसके बाद में दिखा दूँ मैं आपको, उसके बाद में देखिए स्टूडेंट, अब आ चुका है प्रश्नोत्तर संख्या 2। ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या 2 के अंतर्गत आपका 5 क्वेश्चन होगा जो कि पद से रिलेटेड होता है। बेसिकली मैं बात करूं पद से रिलेटेड, यानी कवि से रिलेटेड, और उनकी जो प्रमुख रचनाएं और वो किस युग के कवि है, इसी से रिलेटेड होता है। जैसे देखिए यहाँ पर जयचंद्र प्रकाश की रचना है, इनमें से कौन हो जाएगी आपका, ये देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 2 के अंतर्गत लिख दिया है। ठीक है, और आपको पेपर में सेम टू सेम ऐसे ही लिखना है कॉपी में। ठीक है, हिंदी का पेपर जो आपका होगा। ठीक है, तो जो ऑप्शन सही होगा आपको सटीक इसी तरीके से लिखना है पेपर में। चलिए देख लेते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए तीसरा नंबर पॉइंट जो दिया हुआ है पेपर में कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी यहाँ पर आपके 2 गद्यांश पेपर में दिए जाते हैं, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, एक गद्यांश ये आपका दिया हुआ है और एक गद्यांश ये दिया हुआ है। दोनों में से केवल एक को आपको सॉल्व करना है और इसके बताए गए गद्यांश के प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। ठीक है, और मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं, ये जो गद्यांश होता है स्टूडेंट, इसका आंसर इसी गद्यांश में छुपा होता है। यानी जो प्रश्न गद्यांश से रिलेटेड पूछे जाते हैं, इसका जो आंसर आपको मिलेगा इसी में मिलेगा। जिस तरह से इंग्लिश का पैसेज होता है ना, उसी तरीके से ये भी आपका होता है गद्यांश। ठीक है, अब मैं आप लोगों को सॉल्व करने का सबसे बेहतरीन तरीका बताऊंगा और कॉपी में कैसे लिखते हैं। जो एक टॉपर स्टूडेंट होता है वो कॉपी में गद्यांश के प्रश्नों को कैसे लिखता है, इस वीडियो में आप जानकारी पाएंगे। चलिए मैं दिखा देता हूं आपको। देखिए यहाँ पर साफ साफ बताया जा रहा है तीसरे नंबर प्रश्न में कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी ये जो गद्यांश दिया हुआ है स्टूडेंट, इसके रिलेटेड जो प्रश्न बन रहे वो हमें बताना। जैसे यहाँ पर देखिए सबसे पहला प्रश्न बन रहा है, देखिए कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। हमें यहाँ पर जो ये चैप्टर का नाम बताना है और इस गद्यांश के यानी लेखक का नाम बताना है कि भैया इस गद्यांश के लेखक कौन है। तो मैं आपको ट्रिक बताता हूँ स्टूडेंट। यहाँ पर देखिए ये आपका दिया हुआ है, गद्यांश को मैंने सॉल्व किया है। देखिए
भूमि, भूमि पर बसने वाला, जन और जन की संस्कृति, इन तीनों को सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वो अनंत काल से है। उसका भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। ठीक है, तो ये आपका जानकारी दिया हुआ जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीका से। अब यहाँ पर मैं बता दूं, जहाँ पर देखिए स्टूडेंट राष्ट्र, ठीक है, पृथ्वी, फिर आपका भूमि या पृथ्वी, फिर यहाँ पर देखिए राष्ट्रता, भूमि, ये सब समझ जाइए स्टूडेंट कि आपका फर्स्ट चैप्टर से लिया गया है राष्ट्र के स्वरूप, और इसके जो लेखक हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपके वासुदेव शरण अग्रवाल। देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 3 के अंतर्गत लिख दिया है मैंने, संकेत लिख दिया। अब आप लोग कहेंगे संकेत क्या है? देखिए संकेत ये होता है स्टूडेंट एग्जामिनर को बताने के लिए, क्योंकि पेपर में आपका 2 गद्यांश दिया जाता है। अब पेपर में केवल आपको एक गद्यांश को सॉल्व करना है, तो आप एग्जामिनर को बता रहे हैं कि सर जी कि मैंने ये वाला गद्यांश को क्या है हल किया है। तो एग्जामिनर को बताने के लिए आगे का जो 2 लाइन होता है इसको आगे लिख दीजिए, और पीछे का जो 2 लाइन होता है पीछे लिख दीजिए। जैसे यहाँ पर देखिए भूमि पर बसने वाले डॉट डॉट फिर पल्लवित होगा, ठीक है, लास्ट का जो 2 वर्ड है उसको लिख दिया है मैंने। अब एग्जामिनर समझ जाएगा कि बच्चे ने पहला वाला हल किया है। मान लीजिए कि मेरे ये वाला हल किया होता तो आगे का 2 वाला लिख देता, हेडिंग संकेत के थ्रू बता देता कि एक चेतावनी या संकेत होता है ना स्टूडेंट, कि एग्जामिनर पता चल जाए कि भैया आपने कौन सा हल किया है। इसी को कहते हैं भैया एक प्रकार से संकेत बताना। तो यहाँ पे देखिए मैंने संकेत लिख दिया। पहला वाला मैं सॉल्व कर रहा हूँ स्टूडेंट, जो है आपका संस्कृत एक गद्यांश संस्कृत का रही, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और शीर्षक का नाम, तो कॉपी में मैंने किस तरह से लिखा, देखिए पाठ का नाम सिंपल सा लिख दिया है ब्लैक पेन से, ठीक है, ये ब्लैक पेन से मैंने पाठ का नाम लिख दिया है। उसके बाद में लेखक का नाम मैंने लिख दिया है, ठीक है। आपको भी सेम टू सेम आपको 5 प्रश्न का उत्तर देना है, तो काले पेन से एक पॉइंट लिख दीजिए जिसमें आप चैप्टर का नाम, पहले क्या होता था स्टूडेंट हम संदर्भ लिखते थे, ठीक है, लेकिन अब संदर्भ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको बताऊं स्टूडेंट, तो टाइम कम बचता है बोर्ड एग्जाम में, 3 घंटा आप लोगों के लिए इनफ नहीं होता है। तो आप ऐसा करिए कि जिसमें आपको 2 नंबर भी दे दिया जाए एक प्रश्न पर, और आपका एक प्रकार से टाइम भी बचे। तो इसके लिए ये सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप डायरेक्ट पाठ का नाम बता दीजिए, लेखक का नाम बता दीजिए, ठीक है। जिनको पसंद आता है तो वो वाला भी कर सकते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, ठीक है, इस चैप्टर से लिया गया, इसके लेखक ये है। तो इस तरह से भी आप लोग कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए दूसरा जो क्वेश्चन है इसका आंसर इसी में मिलेगा। कैसे मिलेगा मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए किसके सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है, तो देखिए भूमि, भूमि पर बसने वाला, जन और जन की संस्कृति, इन तीनों को सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने लिख दिया है, ये देखिए, ठीक है। पृथ्वी के गौरवपूर्ण अस्तित्व तथा उसका सौंदर्य एवं समृद्धि प्रति सचेत रहकर प्रयत्नशील रहना, इन तीनों को सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। तो ये बुक वाला ये स्टूडेंट आंसर दिया हुआ है, लेकिन पेपर में आए तो इसका आंसर आपको यहीं पर देना है, यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक, ठीक है स्टूडेंट। इतना समझ में आ गया कॉपी में। उसके बाद में देखिए दूसरा पॉइंट में आपको कोई यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, बस आपको डायरेक्ट आंसर लिख देना है, ठीक है। उसके बाद में देखिए तीसरा क्वेश्चन, ये पृथ्वी सच्चे अर्थों में किसकी जननी है, तो ये पृथ्वी जो है भैया सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। और मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ स्टूडेंट, ये देखिए, ये पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्र विचारधाराओं की जननी। तो यहाँ से लेकर आपका यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। कंप्लीट हो जाएगा कि नहीं, दी हाँ, ये देखिए। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन देखिए कि भूमि का निर्माण किसने किया है और वो कब किया है। देखिए भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वो अनंत काल से है। तो यहाँ पर देखिए भूमि का निर्माण देवताओं ने किया है और वो अनंत काल से है। अब ये आपको देखिए एक प्रश्न पर 2-2 नंबर दिया जाएगा, बाकायदा यहाँ पर बताया हुआ है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको हल करना है, टॉपर स्टूडेंट भी ऐसा ही हल करता है, वो रट्टा नहीं मारता है, ठीक है। और आपको भी रट्टा नहीं मारना है पेपर में। उसके बाद में देखिए मैं रेखांकित अंश की व्याख्या भी आपका पूछा जाएगा, मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए लास्ट क्वेश्चन पूछा गया कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब जो रेखा खींची होती है ना उसी की हमें व्याख्या करना होता है। तो रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये देखिए ये जो रेखा खींची हुई ना, ये देखिए कि जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वो निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी से जितनी गहरी होगी उतना ही राष्ट्रीय भाव का अंकुर पल्लवित होगा, ठीक है। अब ये यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका पूरा जो एक प्रकार से जो अर्थ होता है, मीनिंग होता है, पूरा बताया गया है कि जो राष्ट्रीय विचारधारा पृथ्वी से संबद्ध नहीं होती है वो यहाँ पर देखिए आधार विहीन होती है और उसका अस्तित्व अल्प समय में ही समाप्त हो जाता है। वस्तुतः हम पृथ्वी के गौरवपूर्ण अस्तित्व के प्रति जितना अधिक सचेत रहते हैं उतने ही अधिक राष्ट्रीयता के बलवती होने का संभावना रहता है। राष्ट्रीयता का आधार जितना सशक्त होगा राष्ट्रीय भावनाएं भी उतनी ही अधिक विकसित होगी, ठीक है। तो ये रेखांकित अंश की व्याख्या हो गया, पूरा बता दिया। सेम इसी प्रकार से इसको भी सॉल्व कर सकते हैं और इसका भी आंसर आपको इसी में मिलेगा। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बता देता हूँ। ये लिया गया है स्टूडेंट किससे, ये लिया गया है आपका जो कि शायद अशोक के फूल से लिया गया है, ठीक है। और रेखांकित अंश की व्याख्या भी पूछी जाएगी। और रविंद्रनाथ ने किसे महामानव समुद्र कहा है, तो रविंद्रनाथ ने भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा। भारतवर्ष का निर्माण किन किन के सहयोग से हुआ है, असुर
आर्य आए, शक आए, हूण आए, नाग आए, यक्ष आए, गंधर्व आए, ना जाने कितने मानव जातियों से ये भारतवर्ष का अपने हाथ में बनानी। यहाँ से लेकर आपको स्टूडेंट यहाँ तक इसका आंसर लिख देना है। ठीक है, तो आपको ऐसे ही सारी चीज़ें को करना है और दोनों में से केवल एक ही करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया। कॉपी में ऐसे ही लिखिएगा, पूरा नंबर दिया जाएगा, थोड़ा गैप जरूर रखिएगा। ठीक है, और हेडिंग में जब भी कोई हेडिंग डाले उसमें अंडरलाइन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो मैंने गद्दांश आपको कैसे हल करना है, सॉल्व करना है, ये पेपर में बता दिया है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर निम्नलिखित में से, यहाँ पर देखिए निम्नलिखित पदांशों पर आधारित प्रश्नों का उत्तर लिखिए। ठीक है, यहाँ पर भी सेम प्रोसेस है, 10 नंबर आपको यहाँ पर भी दिया जाएगा। ठीक है, पेपर में 2 आपके पदांश दिए होते हैं, केवल आपको एक ही पदांश को हल करना है और उसके बताए गए जो 5 प्रश्न होता है उसका आपको उत्तर देना रहेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने आपको दिखा दूं, सबसे पहले ये देखिए स्टूडेंट, ये देखिए कि कौन, यहाँ पे देखिए, कौन प्यारा कुसुम कुम्हारा गे में जो पड़ा है, एक प्रकार से ये दिया हुआ। अब मैंने अथवा वाला किया स्टूडेंट, कि पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला, घेर ले साया अमाबन आज, यहाँ पे देखिए कज्जल अस्त्रों में रिम रिम झिमा ले ये गिरा घन। एक प्रकार से ये दिया हुआ है आपका, जो कि पद्यांश दिया हुआ है। ठीक है, कवि वाले से रिलेटेड दिया हुआ है। ठीक है, इसके 5 प्रश्न दिए हुए हैं। पहला वाले भी आप लोग हल कर सकते हैं, चैप्टर का नाम और 2 प्रश्न जो कंपलसरी होता है, रेखांकित अंश की व्याख्या और चैप्टर और उसके कवि का नाम। ठीक है, दूसरे वाले में भी सेम टू सेम है, चाहे गद्यांश हो पद्यांश, दोनों में प्रश्न तो जरूर पूछा जाएगा, लेखक और कवि का नाम और रेखांकित अंश की व्याख्या। तो इसमें जैसे बताया गया साफ साफ कि निम्नलिखित पद्यांशों पर आधारित प्रश्नों का उत्तर लिखिए। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ कि उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। ठीक है, पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला, ये देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 4 है। संकेत मैंने लिख दिया है, मान लीजिए कि मैंने अथवा वाला किया है, तो एग्जामिनर को अब पता चल जाएगा कि बच्चे ने कौन सा जो है पद्यांश को हल किया है। ठीक है, इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, पाठ और कवि का नाम। ठीक है, तो इसको मैंने लिख दिया है, शीर्षक का नाम गीत 2, कवि का नाम महादेवी वर्मा। ठीक है, महादेवी वर्मा से लिया गया, पंथ होने दो अपरिचित, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, जो यहाँ से लेकर रहने दो अकेला तक है ना पूरा, इसी का व्याख्या किया गया है। देखिए महादेवी जी कह रही है कि लक्ष्य पथ पर यदि कोई साथ ना भी चले, अकेला ही चलना पड़े, तब भी वह निरंतर आगे बढ़ती रहेगी और अपरिचित मार्ग के समस्त संकटों को संघर्ष झेलकर अज्ञात प्रियतम के पास पहुंच जाएगी, ऐसा उनका दृढ़ विश्वास है। ठीक है, तो ये इसका पूरा अर्थ बताया जा रहा है। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन देखिए कि कवयित्री को साधना पथ पर आगे बढ़ने से कौन, यहाँ पे देखिए कौन नहीं रोक सकता, तो ये इसका आंसर दिया हुआ देख सकते हैं। ठीक है, रेखांकित अंश की व्याख्या देखिए किस तरह से दिया हुआ है। राइटिंग से लिखिए, थोड़ा गैप जरूर रखिए शब्दों में, ताकि पढ़ने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे ही कीजिएगा। उसके बाद में जो आपका 2 प्रश्न दिया हुआ, इसका भी आंसर दिया हुआ, ये देखिए कवयित्री के साधन रूपी दीपक पर किनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और प्राण तथा अश्रु शब्द का या एक प्रकार से बहुवचन शब्द बताइए। तो ये देखिए पूरा बताया गया है। ठीक है स्टूडेंट, आपको ऐसे ही करना है और पद्यांश को भी ऐसे ही सॉल्व करना है, कॉपी में ऐसे ही लिखना है। ठीक है, एक टॉपर स्टूडेंट जो कॉपी में लिखता है ना, कुछ इसी प्रकार से लिखता है, और आपको भी ऐसे ही लिखना है पेपर में। ठीक है, 5वां प्रश्न देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर दिया हुआ 5 नंबर का नंबर कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी साहित्यिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। अधिकतम शब्द सीमा कितनी है? 80 शब्दों में आपको जीवन परिचय लिखना पड़ेगा। 5 नंबर दिया जाएगा। सबसे पहला है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का, दूसरा है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का, तीसरा है हरिशंकर प्रसाई का। ठीक है, ये 3 जीवन परिचय जो कि आपके पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला यहाँ पर देखिए, मैंने इसमें से केवल एक ही जीवन परिचय को लिखकर आपको बताना है, कॉपी में कैसे लिखा जाता है। ठीक है, और वैसे ही आप लोग पेपर में भी लिखिएगा। जैसे मैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय लेकर आया हूँ, ये देखिए स्टूडेंट। ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या 5 का क्या लिखा है, क्योंकि 5 की का के अंतर्गत आता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय। ठीक है, जीवन परिचय 80 शब्दों में दिया होता है। ये देखिए 80 शब्दों में हमें जीवन परिचय को लिखना होता है, तो यहाँ पर लिखा है मैंने जीवन परिचय। उसके बाद में हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दूबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता श्री अनमोल द्विवेदी ज्योतिष और संस्कृत के प्राखंड, अब देखिए प्राखंड विद्वान थे। काशी जाकर इन्होंने संस्कृत साहित्य और ज्योतिष का उच्च स्तरीय ज्ञान प्राप्त किया। तत्पश्चात ये हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के सभापति भी रहे। 19 मई 1989 ईस्वी, यहाँ पे देखिए 19 मई 1979 ईस्वी को ऋणग्रता के कारण स्वर्ग सिधार गए।
इस तरह से इनके जीवन परिचय दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए जीवन परिचय देते हुए इनकी साहित्यिक परिचय पर हमें जो है प्रकाश डालना था, तो इनका साहित्यिक परिचय भी बताया गया है। और यहाँ पर आप लोग नोटिस करेंगे कि जो मुझे इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा वो मैंने हाईलाइट कर दिया है, ठीक है। जैसे दुबे का छपरा, बलिया, इनका जन्म कब हुआ, इनकी मृत्यु कब हुई, इनके पिता का क्या नाम था, ये सारी चीज़ें मैंने हाईलाइट कर दिया। और पेपर में भी आप लोगों को हाईलाइट कर देना है ताकि एग्जामिनर का जो फोकस है स्टूडेंट इसी पर जाए और वो आपको पूरा नंबर देकर आगे बढ़ जाए, ठीक है। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें, आपके कॉपी में 5 नंबर देना है, 5 नंबर देकर आगे बढ़ जाए, ठीक है। इनका साहित्यिक परिचय भी आपको सेम टू सेम इसी प्रकार से लिखना है। इसमें और भी आपके साहित्यिक परिचय हो जाएंगे, ये देखिए, ठीक है। ये देखिए इनके साहित्यिक परिचय, फिर इनकी रचनाएं हैं अशोक के फूल, विचार और वितर्क, कल्पलता, फिर कुटज, आलोक पर्व, चारु चंद्रलेख, बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, रामदास का पोथा, सूर साहित्य, ठीक है। इनकी कुछ प्रमुख रचना है जो कि बताई गई है और 80 शब्दों के लिए इनफ है इतना जीवन परिचय में और इनकी साहित्यिक परिचय में, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। अब उसके बाद में देखिए स्टूडेंट, ये देखिए निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों पर प्रकाश डालिए। महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो यहाँ पर मैंने महादेवी वर्मा का स्टूडेंट जो है एक प्रकार से जीवन परिचय मैंने आपको बताया है, ठीक है। जीवन परिचय कॉपी में कैसे लिखना है महादेवी वर्मा का, मैंने लेखक का तो बता दिया है। अब कवि का जीवन परिचय कॉपी में कैसे लिखना है वो भी देख लेते हैं। ये देखिए स्टूडेंट यहाँ पर आ चुका है जो कि प्रश्नोत्तर संख्या 5 का खा है, ठीक है। और महादेवी वर्मा का जीवन परिचय में देखिए, महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद के एक शिक्षित परिवार में सन 1907 ईस्वी में होलिका दहन के दिन हुआ था। इनके पिता श्री गोविंद प्रसाद वर्मा भागलपुर के एक कॉलेज में प्रधानाचार्य थे। इनकी माता हेमरानी परम विदुषी धार्मिक महिला थी एवं नाना ब्रजभाषा के एक अच्छे कवि थे। महादेवी जी पर इन सभी का प्रभाव पड़ा। इनका विवाह 9 वर्ष की अल्पायु में ही हो गया था और कुछ समय तक चांद पत्रिका की संपादिका भी रही। 11 सितंबर 1987 यहाँ पर देखिए 87 ईस्वी को इस महान लेखिका का क्या है स्वर्गवास हो गया। तो ये इनका जीवन परिचय, इनकी साहित्यिक परिचय जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखिए जीवन परिचय में बात करूँ स्टूडेंट तो इनका साहित्यिक परिचय बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये देखिए स्टूडेंट जीवन परिचय में इनके साहित्यिक परिचय के बारे में बता दिया। देखिए इनकी रचनाएं है निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीप्तिका, यामा, जो कि इनकी प्रमुख कृतित्व है, ठीक है। तो ये इनकी एक प्रकार से राइटिंग से लिखिए। देखिए यहाँ पर किस तरह से राइटिंग से लिखा गया, राइटिंग कैसी कमेंट में जरूर बताइएगा स्टूडेंट। और पेपर में यदि इस राइटिंग से लिखेंगे तो हमें कितना नंबर दिया जाएगा 100 में से, आप लोग बताइए। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट यहाँ पर 6 नंबर दिया हुआ है कि कहानी कला के आधार पर बहादुर कहानी की समीक्षा कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द, 5 नंबर का ये पूछा जाता है, हर साल पेपर में आता है, ठीक है। उसके बाद में देखिए पंचलाइट कहानी का उद्देश्य या चरित्र चित्रण कीजिए, ठीक है। तो इस तरह से भी दिया जाता है, यहाँ पर उद्देश्य दिया हुआ है या जो इसके प्रमुख पात्र है इसका चरित्र चित्रण कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कराया हुआ है और अथवा करके दिया हुआ है तो 5 नंबर दिया जाएगा। ये देखिए पंचलाइट कहानी का उद्देश्य मैंने लिखा है, देख सकते हैं, ठीक है। प्रश्नोत्तर संख्या 6 के अंतर्गत पंचलाइट कहानी का उद्देश्य, फणीश्वरनाथ रेणु जी की हिंदी जगत के सुप्रसिद्ध आंचलिक कथाकार हैं और अनेका जन आंदोलनों से वे निकट से जुड़े रहे हैं। इस कारण ग्रामीण अंचलों से इनका निकट का परिचय है। हाउस, अब देखिए उन्होंने अपने पात्रों की कल्पना किसी काफ़ी हाउस में बैठकर नहीं की, अपितु वे स्वयं अपने पात्रों के बीच रहे। बिहार के अंचलों के सजीव चित्र इनकी कथाओं के अलंकार है। पंचलाइट भी बिहार का आंचलिक परिवेश की कहानी शीर्षक कथा के केंद्र बिंदु है। शीर्षक को पढ़कर ही पाठक, यहाँ पर देखिए पाठक क्या है, यहाँ पर देखिए पाठक कहानी को पढ़कर के लिए उत्सुक हो जाता है। इस कहानी के द्वारा रेणु जी ने ग्रामीण अंचल का वास्तविक चित्र खींचा है और गोधन के द्वारा पेट्रोमेक्स जला देने पर उनकी सभी गलतियों माफ कर दी जाती है, ठीक है। इसमें और भी है देखिए, क्योंकि 80 शब्दों में भैया देना है ना, तो सारी चीज़ें हमें लिखनी पड़ेगी, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को बताना पड़ेगा। एग्जामिनर को कॉपी में भी इसी तरीके से लिखना पड़ेगा। तो ये मैंने लिखा है। उसके बाद में देखिए 7 नंबर स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर, ठीक है, यहाँ पर आधार लिखा है, किसी एक खंडकाव्य के प्रश्न का उत्तर लिखिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द है, 5 नंबर दिया जाएगा। हर साल पेपर में आपका खंडकाव्य आता है और ये जो खंडकाव्य होता है स्टूडेंट, ये मैं आपको बताऊँ डिस्ट्रिक्ट वाइज होता है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट वाइज यानी एक जिले में मैं बात करूँ तो 10 खंडकाव्य लगता है, ठीक है। जैसे कि किसी के डिस्ट्रिक्ट में मुक्ति यज्ञ खंडकाव्य लगता है, किसी में सत्य का जीत, किसी में रसमरथी, या मैं आपको बताऊं और है, रुक जाइए, निकल जा भाई। ये देखिए आ चुका है, किसी में आलोक वृत्त खंडकाव्य, किसी में त्यागपति, किसी में श्रवण कुमार, ठीक है। तो ये जिला वाइज होता है और आपके जिले में जो खंडकाव्य लगता है केवल आपको वही खंडकाव्य को तैयार करना है। कोई अन्य खंडकाव्य आप लोग तैयार करके जाते हैं तो स्टूडेंट वहां पर आपका नंबर कट जाएगा। 5 नंबर आपको एग्जामिनर नहीं देगा। तो प्लीज़ आप लोगों का जो खंडकाव्य है, ठीक है, जो डिस्ट्रिक्ट का वही तैयार कर लीजिए। जैसे कि मैं अपने डिस्ट्रिक्ट का खंडकाव्य बताऊं तो त्यागपति खंडकाव्य लगता है, ठीक है। तो मैंने त्यागपति खंडकाव्य को तैयार किया है, मैं आपको दिखा देता हूँ स्टूडेंट, ठीक है। ये देखिए
अब इसमें दिखा दूं मैं आपको, जैसे लिखा है ना कि त्यागपति खंड काव्य के आधार पर राजश्री का चित्रण कीजिए, ठीक है, या त्यागपति खंड काव्य के आधार पर किस एक प्रकार से घटनाओं का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर इस तरह से दिया हुआ है। यहाँ पर मैंने हर्षवर्धन का चरित्र चित्रण किया है, क्योंकि पेपर में हर्षवर्धन के बारे में भी आता है, इनकी विशेषताएं के बारे में, जो हर्षवर्धन जी है ना, इनकी प्रमुख जो विशेषताएं इसके बारे में बताना रहता है, ठीक है। तो पेपर में आपको ऐसे ही लिखना है, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, पॉइंट इसे लिखिए लेकिन स्टेप बाय स्टेप लिखिए, ठीक है। इतना समझ में आ गया। इसमें और है, मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए, ठीक है, 80 शब्दों में लिख रहा है ना, तो ऐसा लिखिए कि पूरा हो जाए और अच्छे से नंबर दिया जाए। इसकी विशेषताएं के बारे में देखिए, हेडिंग किस तरह से लिखा गया है, ठीक है। पेपर में भी आप लोगों को सेम टू सेम इसी हेडिंग के साथ में पूरा कॉपी को लिखना रहेगा, ठीक है। और भी मैं दिखा दूं आपको, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, 8 नंबर का खंड खा हमारा आ चुका है और इसमें 8 नंबर का नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का 7 संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। अब यहाँ पर आपको 7 नंबर दिया जाएगा, 2 नंबर संदर्भ के लिए और 5 नंबर दिया जाएगा आपको अनुवाद करने के लिए। पेपर में आपका 2 संस्कृत का गद्यांश दिया होता है, ठीक है, और इनमें से केवल आप लोगों को एक ही गद्यांश को सॉल्व करना है, ठीक है। इसमें आपको संदर्भ लिखना है और केवल आपको अनुवाद करना है। संस्कृत में दिया हुआ है ना, इसका आपको हिंदी में अनुवाद करना है, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ पेपर में आप लोगों को केवल कैसे करना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखिए कोई एक प्रश्न दिया हुआ है, ठीक है, और इनमें से क्या, दोनों में से केवल एक ही को सॉल्व करना है, ठीक है। केवल दोनों में से एक ही सॉल्व करना है। मान लीजिए कि मैंने ऊपर वाला हल किया है, ठीक है, तो इस तरह से मैंने आगे का जो संकेत लिखा है ना, संकेत के थ्रू मैंने बता दिया कि सर जी मैंने ये वाला सॉल्व किया है। संदर्भ कैसे लिखना है इसका, संस्कृत का देखिए, प्रस्तुत गद्यखंड हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग के महामना मालवीय नामक पाठ से अवतरित है। तो इस तरह से आप लोगों को चैप्टर का नाम बताना है, पूरी सारी चीज़ों को लिखना है जिस तरह से यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। और अनुवाद आपको करना है कि युवक मालवीय ने अपने ओजस्वी भाषण से लोगों के मन को मोह लिया, इसीलिए इनके मित्रों ने इन्हें वकील की पदवी प्रदान कर दी, ठीक है। तो इस तरह से अनुवाद जो पूरा संस्कृत में दिया हुआ था ना, उसका हिंदी में आपको पूरा अनुवाद करना है, ठीक है। तो 5 नंबर आपको अनुवाद के लिए, 2 नंबर संदर्भ के लिए, संकेत के लिए आपको इस तरह से दिया जाएगा। और प्रश्नोत्तर संख्या कैसे लिखना है ये तो आप जानते ही हैं, ठीक है। तो आपको ऐसे ही संस्कृत का जो एक प्रकार से गद्यांश को हल करना है। उसके बाद में दिखा देता हूं मैं आपको पद्यांश, यानी श्लोक जिसको हम कहते हैं ना, उसको कैसे हल करना वो भी दिखा देता हूं। ये देखिए, खा नंबर में दिया है कि निम्नलिखित संस्कृत श्लोक में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो 7 नंबर इसमें भी दिया जाएगा, 2 नंबर आपको दिया जाएगा संदर्भ के लिए और 5 नंबर जो दिया जाएगा इसका हिंदी में अनुवाद करने के लिए दिया जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो पेपर में 2 दिया जाता है, केवल आपको एक ही सॉल्व करना है और उसके बताए गए जो है आपको संदर्भ लिखना है कि भैया किस चैप्टर से लिया गया है और इसका पूरा हिंदी में कन्वर्ट कर दीजिए, अनुवाद कर दीजिए, ठीक है। तो ये लिख दिया है मैंने। देखिए प्रश्नोत्तर संख्या खा है ना, 8 का खा, तो इस तरह से लिख दिया। संकेत लिख दिया, जैसे कोई एक मैंने सॉल्व करना है ना, तो उसका आगे का जो 2 कीवर्ड होता है उसको उठाकर और पीछे का कीवर्ड उठाकर लिख दिया है। संदर्भ इसका कैसे होता है श्लोक का, देखिए, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित सुभाषित दान पाठ से अवतरित है, यानी जो चैप्टर का नाम है उसको लिख देना है। फिर छोटा सा इसका अनुवाद होता है, इसमें भी आपको 5 नंबर दिया जाएगा। तो ये भी आपको ऐसे ही कर लेना है, ठीक है। उसके बाद में मैं दिखा दूँ आपको, ये देखिए 9 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर, 9 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो ये आपका 4 दिया, उनमें से केवल 2 ही का प्रश्न का संस्कृत के उत्तर देना है। देखिए कैसे लिखा हुआ है, ये देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 9, और जो जैसे मान लीजिए कि मैंने पहला वाला क्वेश्चन का राइट दे दिया है तो इस तरह से मैंने लिख दिया है। फिर जो यहाँ पर देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर दे दिया, तो उस तरह से आपको पॉइंट के हिसाब से क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है, ना कि क्वेश्चन लिखना है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको पेपर में लिखना रहेगा। उसके बाद में दिखा दूँ मैं आपको, ये देखिए स्टूडेंट 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। 10 नंबर का नंबर कि श्रृंगार रस अथवा हास्य रस के स्थायी भाव के साथ उसकी परिभाषा उदाहरण सहित लिखी, ठीक है। तो यहाँ पर अथवा करके आपको दोनों में से केवल एक ही कहा परिभाषा और उदाहरण लिखना रहेगा, ठीक है। 1 नंबर परिभाषा का और 1 नंबर उदाहरण का आपको दिया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, मैंने किसी एक, यहाँ पर देखिए जो श्रृंगार और हास रस दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको मैंने नहीं लिखा कि कोई एक अलग कॉपी मैंने आपको दिखाने के लिए पूरा लेकर आया हूँ, ठीक है। इसका एक अलग वीडियो मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। तो आपको जो लिखना है ना, जैसे आपका करुण रस हो गया, हास रस, ये सब जो परिभाषा है तो आपको सेम टू सेम इसी तरीके से लिखना है, उदाहरण आपको इसी तरीके से लिखना है, ठीक है। उसके बाद में देखिए यमक अथवा रूपक अलंकार का लक्षण उदाहरण लिखिए। तो जैसे यहाँ पर मैंने रूपक अलंकार का दिया हुआ है, ठीक है, तो इनमें से इसी तरीके से आपको लिखना है। इसका उदाहरण भी आपको केवल इसी तरीके से लिखना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखिए
खा नंबर में ना, तो खा नंबर को इस तरह से लिख दिया है और केवल एक ही करना रहता है, तो उनमें से केवल एक ही का करिएगा। उसके बाद में देखिए, जैसे ये आपका छंद आ चुका है, सूरठा अथवा रोला छंद का उदाहरण लिखिए। तो इस तरह से आपको इसका उदाहरण लिखना है, मात्राएं लगाना है, ठीक है। सेम टू सेम आपको ये सारी चीज़ें आपको इसी तरीके से करनी है। उसके बाद में दिखा देता हूँ मैं आपको स्टूडेंट जी। अब आपका जो है एक प्रकार से निबंध। ये देखिए 11 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए और उसके बताए गए प्रश्नों का आपके निबंध ही लिखना है बेसिकली, ठीक है। 9 नंबर दिया जाएगा, 250 से 300 शब्दों में निबंध लिखना होता है। ये देखिए स्टूडेंट, मैंने निबंध लिखकर आपको बताया हुआ है। प्रश्नोत्तर 11 के अंतर्गत, ठीक है, निबंध लिखा है। विचार बिंदु लिखा कि भैया इसमें कौन कौन सा पॉइंट होने वाला, कौन सा हेडिंग होने वाला है, ये बात बताई है मैंने, ठीक है। प्रस्तावना मैंने लिखा इस तरह से। और उसके बाद में देखिए दोनों पेजों में मैंने लिखा हुआ है निबंध स्टूडेंट। ये देखिए दोनों पेजों में मैंने भर भर कर पूरा लिखा हुआ, क्योंकि 250 शब्दों में लिखना है ना। राइटिंग से लिखा गया, हेडिंग के थ्रू लिखा हुआ है, ये देख सकते हैं। पॉइंट के थ्रू मैंने समझाया हुआ है और आपको भी ऐसे ही पॉइंट के थ्रू समझाना रहेगा एग्जामिनर को, ठीक है। उसके बाद में दिखा देता हूँ मैं आपको अगला हमारा हिंदी का, यानी कॉपी में आपको कैसे लिखना है। 24 फरवरी को मैंने ये सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए कि पवित्रम का संधि विच्छेद होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको लिख देना है, जो कि पोधन अनम हो जाएगा, कोई भी हो जाएगा। तो इसमें 3 संधि पूछा जाता है, 3 संधि को मैंने लिख दिया 12 नंबर का के अंतर्गत, ठीक है। और जैसे पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन है ना। उसके बाद में देखिए किसी एक का विग्रह करना था, तो यहाँ पर विग्रह वाला ना आकर आपकी बहुविकल्पी के थ्रू दिया गया, तो इस तरह से आपको करना है, ठीक है। यानी ये जो आपका संधि, समास और प्रत्यय तीनों एक ही में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब आपका बचता है जो कि रेखांकित पदों में से किसी एक पद में विभक्ति तथा संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए, ठीक है। तो ये आपको देखिए जो आपका विभक्ति होता है ना, विभक्ति वाला आपको आंसर इसी तरीके से लिखना है। ये देखिए जैसे कि मान लीजिए कि दूसरा वाला मैंने करना है, ठीक है। तो आपको जो इसका हिंदी में अर्थ होता है वो बताना है, नियम आपको लिखना है, ठीक है। और नियम का क्या अर्थ होता है ये बताना, विभक्ति कौन सा ये बताना है, ठीक है। जैसे अभिता यानी चारों ओर या सभी ओर, परिता का अर्थ है सभी ओर, समय का यानी समीप, निक्सा का समीप, हा का शोक के लिए, ठीक है। तो इस तरह से इसका पूरा जो है विभक्ति वाला होता है। उसके बाद में देखिए निम्नलिखित में से किसी एक पत्र के प्रारूप के साथ उदाहरण लिखिए। कार्यालयी पत्र, व्यक्तिगत पत्र या व्यावसायिक पत्र, ठीक है। तो पत्र कैसे लिखना है ये देखिए आपको मैं दिखा देता हूँ स्टूडेंट। ये देखिए आपका आ चुका है पत्र वाला, ठीक है। तो ये देखिए आपको पत्र ऐसे ही लिखना है, व्यावसायिक पत्र और कोई भी पत्र। जैसे मैंने एक टॉपिक पर लिखा है बिजली की अनियमित पूर्ति, यानी बिजली की भैया समस्या है, ठीक है, क्योंकि अब आपका पेपर आ रहा है और उसके लिए आपको पूरी जो है एक प्रकार से पत्र लिखना है। इसी तरीके से पत्र लिखना है और आपको 8 नंबर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने जानकारी आप लोगों को दी है कि बोर्ड एग्जाम में एक प्रॉपर कॉपी कैसे लिखनी है, जो कि एक टॉपर बच्चा कॉपी लिखता है, ठीक है। और आप लोग भी ऐसे ही कॉपी लिखोगे तो आपको भी 100 में से 100 नंबर लाने से कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है। हालांकि मैंने और भी सारे कॉपी और मॉडल पेपर का वीडियोज बनाता हूँ, आप लोगों ने देखा होगा, तो उसको भी तैयार कीजिए। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था स्टूडेंट। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा है, लाइक जरूर कर लीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।